हमने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की प्रिपरेशन के हवाले से मॉक टेस्ट सीरीज का आगाज किया हुआ है और आज इस सिलसिले में हम मॉक टेस्ट 5 डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट 5 के अंदर हम इलेक्शन एक्ट 2017 के 2 चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे ये टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर राब्ता करके आप ये टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में भी मंगवा सकते हैं। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ी मेहनत के साथ जो है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। अगर आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को अच्छे से सुना, फोकस करके इनके शॉर्ट नोट्स बनाते गए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इलेक्शन एक्ट से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है आपके इन मॉक टेस्ट से बाहर नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 105 द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर अ सेनेट इलेक्शन फ्रॉम अ प्रोविंस और द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इज अपॉइंटेड बाय। बेसिकली यहां ये बताया गया है कि सेक्शन 105 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये किसकी तरफ से मुकर्रर होता है। तो याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर्स का इंतखाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो चार्ली आएगा। बेसिकली सेक्शन 105 के मुताबिक सेनेट के इलेक्शन के लिए हर सूबे और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में रिटर्निंग अफसर की जो है तकर्री इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। मैं यूं कहूं कि ये अख्तियार ना सदर के पास है, ना चीफ जस्टिस के पास है, ना किसी सूबाई हुकूमत के पास है, बल्कि ये सीधा किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर सेक्शन 107 पार्ट 2 द डेट फिक्स्ड फॉर द पोल इन अ सेनेट election must not be earlier than how many days after the publication of the revised list of the candidate। पोलिंग की तारीख रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की इशाअत के कितना दिन बाद जो है वो रखी जाती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो चार्ली आएगा, यानी कि 7 डेज। बेसिकली सेक्शन 107 के मुताबिक जब उम्मीदवारों को नजरसानी शुदा फहरिस्तें शाये हो जाती हैं तो उसके कम अज कम 7 दिन बाद पोलिंग की तारीख जो है वो रखी जाती है। इसका मकसद ये है कि उम्मीदवारों को अपनी मुहिम चलाने के लिए मुनासिब मगर महदूद वक्त जो है वो दिया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो चार्ली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वोटर फॉर एन इलेक्शन टू द सेनेट सीट फ्रॉम अ प्रोविंस एंड डिफाइन इन सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 की डेफिनेशन में प्रोविंस में सेनेट का इलेक्शन का वोटर जो है वो कौन हो सकता है। तो सेनेट की सूबाई नशिस्त के इंतखाब में वोटर कौन हो सकता है। तो याद रखिएगा, द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द दैट प्रोविंस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, सूबाई असेंबली के मेंबर। बेसिकली सेक्शन 2 हमें बताता है कि सेनेट के सूबे से मुंतखब होने वाले नशिस्तों के लिए वोटर सूबाई असेंबली के अरकान होते हैं, क्योंकि सेनेट का इंतखाब बरह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता इनडायरेक्ट जो है वो होता है और हर सूबे की नशिस्तें मुतलका सूबाई असेंबली के मेंबरान ही क्या करते हैं? मुंतखब करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा है। द डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अ सेनेट कैंडिडेट अंडर सेक्शन 111 इज। बेसिकली सेनेट के उम्मीदवारों के लिए जमा कराई जाने वाली जो रकम है या फी है वो कितना है। तो सेक्शन 111 के मुताबिक ये फी जो है वो 20,000 रुपए है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेक्शन 111 पार्ट 1 के मुताबिक सेनेट के उम्मीदवारों को 20,000 रुपए बतौर फीस जमा करवानी होती है और इसी सेक्शन 111 के पार्ट 3 में यह बताया गया है कि ये जो रकम होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी, ना काबिल वापसी होगी, चाहे उम्मीदवार इंतखाब लड़े या ना लड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा। According to the section 110 part 2, a candidate filing nomination paper for a seat reserved for the technocrat or alim must submit a declaration। टेक्नोक्रेट या आलिम की नशिस्त के उम्मीदवारों के लिए लाजमी डिक्लेरेशन जो है वो किस में बताई गई है? सेक्शन 110 पार्ट 2 के मुताबिक कि वो टेक्नोक्रेट या आलिम जैसा कि नशिस्त की नोयत है। मीन इसका करेक्ट आंसर बीटा आएगा, that they are a technocrat or alim as the case may be। यानी मैं यूं कहना चाहूंगा कि सेक्शन 110 पार्ट 2 के बी पोर्शन में बताया गया है कि उम्मीदवार टेक्नोक्रेट या आलिम की मखसूस
नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करता है और इसे लाजमी तौर पर एक बयान देना होता है कि मैं टेक्नोक्रेट या आलिम हूं, ताकि उसकी अहलियत उस मखसूस नशिस्त के लिए क्या हो, साबित हो सके। याद रखेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है वो बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर accepting or rejecting a nomination paper for the Senate lies to tribunal constituted of the judge of high court as per section। यानी यहां यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ कौन से सेक्शन के अंदर अपील की जाती है, तो याद रखेंगे ये सेक्शन 113 यानी 113 है। यानी सेक्शन 113 में जो है अपील की जाती है। बेसिकली सेक्शन 113 के मुताबिक अगर रिटर्निंग अफसर कोई कागजात नामजदगी कबूल या मुस्तरद करे तो उस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो एक हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल जो है उसमें की जाती है। और याद रखिएगा ये अपील मखसूस वक्त में दायर की जाती है और ट्रिब्यूनल उसका जो है वो फैसला करते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेक्शन से रिलेटेड वो याद रखेंगे बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 118 पार्ट 1 इफ द नंबर ऑफ वैलिडली nominated or contesting candidates from a province or ICT is less than or equal to the number of seats to be filed, the returning officers shall। तो यहां पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि सेनेट इलेक्शन में पोलिंग जो है वो किस तरीकाकार से होती है। तो ये बेसिकली यहां पहले हमें यह बताया गया है कि जो उम्मीदवारों की तादाद है, उम्मीदवारों की तादाद जो है कम या बराबर हो, तो फिर इस मामले में सेक्शन 118 हमें क्या कहता है, तो याद रखेंगे ऐसे उम्मीदवारों को बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करार दिया जाएगा। मीन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डिक्लेयर सच कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, चार्ली इसका आंसर आएगा। बेसिकली अगर किसी सूबे या आईसीटी में से को इतने ही उम्मीदवार नामजद हों जितनी नशिस्तें खाली हों या इससे भी कम हों, तो सेक्शन 118 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर इन तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब करार दे देता है। इस सूरत में कोई पोलिंग जो है वो नहीं होती, याद रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो चार्ली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पोल फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सेनेट इज हेल्ड बाय एज पर सेक्शन 122 पार्ट 6 कि सेनेट इलेक्शन में पोलिंग किस तरीके से होती है सेक्शन 122 पार्ट 6 के मुताबिक। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा, यानी कि सीक्रेट बैलेट जो है इसके जरिए से होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा, जिसका मीनिंग है खुफिया राय शुमारी जो है इसके जरिए से। सेक्शन 122 पार्ट 6 के मुताबिक सेनेट के इंतखाब में वोटिंग जो है वो खुफिया राय शुमारी से होती है और ये असूल हर किस्म के बिल वास्ता इंतखाब इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी लागू होता है ताकि वोट की राजदारी जो है वो बरकरार रख सके। नेक्स्ट है जी, अ वोटर इन द सेनेट इलेक्शन हैज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 122 पार्ट 3 यानी सेनेट इंतखाब में वोटर के पास कितने वोट जो हैं वो होते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स ओनली वन ट्रांसफरेबल वोट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द सीट। तो हर कैटेगरी की नशिस्त के लिए एक काबिल मुंतकिल वोट जो है वो होता है। सेक्शन 122 पार्ट 3 के मुताबिक सेनेट के इंतखाब में वोटर के पास हर मखसूस कैटेगरी मसलन जनरल है, टेक्नोक्रेट है, खवातीन है, नॉन मुस्लिम के लिए एक वोट होता है और ये वोट काबिल मुंतकली ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत अगली तरजीहात में क्या किया जाता है, ये मुंतकिल किया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास बीटा आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, an appeal against the count of votes in a Senate election can be filed with the Commission under the section 125 within। वोटों की गिनती के खिलाफ अपील कब तक दायर की जा सकती है सेक्शन 125 के मुताबिक। तो याद रखेंगे स्टूडेंट सेक्शन 125 के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर जो है क्या किया जाएगा, उम्मीदवार काउंट से अगर मुतमईन ना हो तो वो 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के पास अपील दायर कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ सेनेटर इलेक्टेड टू फाइल अ कैजुअल वैकेंसी एज पर सेक्शन 129 पार्ट 2 इज। ये बेसिकली हमें बताता है कि सेनेट के आम तौर पर जो कैजुअल वैकेंसी पर मुंतखब होने वाले सेनेटर हैं
उनकी मुद्दत जो है सेक्शन 129 पार्ट 2 के मुताबिक जो है वो कितनी है? तो याद रखेंगे जितनी मुद्दत जो है बाकी हो वो मुद्दत क्या करेंगे? पूरी करेंगे। मीन द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द मेंबर दे आर रिप्लेसिंग। बीटा इसका आंसर है। स्टूडेंट बेसिकली अगर किसी सेनेटर की सीट खाली हो जाए, मसलन इस्तीफा या वफात, तो उस पर मुंतखब होने वाला नया सेनेटर जो है वो सिर्फ बाकी मानदा मुद्दत जो है पूरी करेगा और उसे नया 6 साल मुकम्मल टर्म जो है वो नहीं मिलता। याद रखेंगे उसकी जो बाकी रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा वो उसी तक जो है वो महदूद होगा और वो सिर्फ उसी को ही क्या करेगा? पूरा करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, फॉर द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग सेनेटर इनटू 2 ग्रुप्स for the staggered election cycle, lots are drawn by the commission under। senators को 2 ग्रुपों में तकसीम करने के लिए कुरा अंदाजी का सेक्शन कौन सा है? तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये सेक्शन 131 है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास आएगा चार्ली, सेक्शन 131। सेक्शन 131 पार्ट 1 के मुताबिक सेनेट के इब्तदाई कयाम या नए आगाज में इलेक्शन कमीशन कुरा अंदाजी करता है, जिससे यह तय होता है कि कौन सा सेनेटर 3 साल पूरे करेंगे और कौन से सेनेटर जो है वो 6 साल का मुकम्मल अरसा पूरा करेंगे। और यही सिस्टम सेनेट का स्टैगर्ड सिस्टम जो है उसको हम बरकरार रखता है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 130 एन इलेक्शन ऑफ द सेनेटर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ। बेसिकली सेनेट इलेक्शन को सिर्फ किस बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता? तो याद रखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द मेंबरशिप ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज या असेंबली जो है, यानी असेंबली में किसी नशिस्त के खाली होने की बुनियाद पर इलेक्शन जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता। बेसिकली सेक्शन 130 में ये वाज़े तौर पर बताया गया है स्टूडेंट कि सेनेट का इंतखाब इस वजह से कालदम नहीं होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि असेंबली की कुछ नशिस्तें जो हैं वो खाली थी, यानी अगर असेंबली का कोई मेंबर मौजूद नहीं था तब भी सेनेट का इलेक्शन जो है वो क्या होगा? दुरुस्त तस्वर होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना जो है वो ना भूलें। आपके लाइक हमारी मोटिवेशन है और अगर आप हमारे चैनल से फायदा उठा रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलें आगे चलते हैं। द लिस्ट ऑफ द वोटर्स फॉर द सेनेट इलेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द रिटर्निंग ऑफिसर बाय द अंडर सेक्शन 108। सेनेट इलेक्शन के वोटर की फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर को कौन फराहम करता है? सेक्शन 108 के मुताबिक। तो याद रखेंगे ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, इसलिए इसको कौन फराहम करेगा? इलेक्शन कमीशन जो है वो फराहम करता है। बेसिकली सेनेट के इंतखाब में वोटर आम अवाम नहीं होते बल्कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के अराकीन वोट डालते हैं। इन अराकीन की फहरिस्त फराहम करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की क्या होगी? जिम्मेदारी होती है, जो रिटर्निंग ऑफिसर को ये लिस्ट क्या करता है? देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 117 इफ प्रोसीडिंग फॉर नॉमिनेशन आर स्क्रूटिनी कैन नॉट बी टेकन प्लेस ऑन द अपॉइंटेड डे द रिटर्निंग ऑफिसर में। अगर नामजदगी या जांच पड़ताल मुकर्रर दिन ना हो सके तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? सेक्शन 117 के मुताबिक। तो इसका आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। याद रखेंगे पोस्टपोन और एडजॉर्न द प्रोसीडिंग विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। तो फिर इलेक्शन कमीशन की इजाजत से ही कार्रवाई क्या की जाएगी? मुलतवी या मौखिर की जाएगी। याद रखेंगे स्टूडेंट अगर किसी नागुज़ीर वजह जो है, जैसा कि हम आपको बताएं खराब हालात हैं, अमन अमान या कोई और रुकावट की वजह से मुकर्रर दिन कार्रवाई मुमकिन ना हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर खुद फैसला कर सकता है, नहीं कर सकता बल्कि इलेक्शन कमीशन से इजाजत से ही कार्रवाई को मुअत्तिल कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए नोटिस ऑफ विथड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर अंडर द सेक्शन 115 कैन बी डिलीवर्ड टू द रिटर्निंग ऑफिसर बाय। कागजात नामजदगी से दस्तबरदारी का नोटिस कौन दे सकता है सेक्शन 115 के मुताबिक? तो याद रखेंगे सेक्शन 115 के मुताबिक ये जो नोटिस है ये उम्मीदवार या इसका जो तहरीरी तौर पर मिजाज नुमाइंदा है वो दे सकता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा, द कैंडिडेट आर एन एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय कैंडिडेट। बीटा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा, यानी उम्मीदवार खुद भी रिटर्निंग ऑफिसर को दस्तबरदारी का नोटिस दे सकता है
या अपना तहरीरी इजाजतनामा जो है देकर किसी नुमाइंदे से भी ये काम करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कमीशन पावर टू एक्सटेंड द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेनेट इलेक्शन इज प्रोवाइडेड इन। सेनेट इलेक्शन की मुद्दत बढ़ाने का अख्तियार किस सेक्शन में दिया गया है? तो याद रखेंगे इसका आंसर चार्ली आएगा, यानी कि सेक्शन 128 के अंदर। चार्ली आंसर सेक्शन 128। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि वो सेनेट इलेक्शन का वक्त बढ़ा सकता है, और ये अख्तियार सिलेक्शन, याद रखिएगा, ये बेसिकली एक सेक्शन 128 में दिया गया है। कमीशन जरूरत के तहत नोटिफिकेशन में तब्दीली भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर द सेनेट डाइज बिफोर द पोल द रिटर्निंग ऑफिसर शेल अंडर द सेक्शन 116। अगर पोलिंग से पहले उम्मीदवार फोत हो जाए तो क्या होगा? सेक्शन 116 के मुताबिक याद रखेंगे उसकी मखसूस नशिस्त की कार्रवाई खत्म करके कमीशन को रिपोर्ट की जाएगी। बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा, टर्मिनेट द प्रोसीडिंग फॉर दैट कैटेगरी ऑफ द सीट एंड रिपोर्ट टू द कमीशन। अगर किसी नशिस्त के लिए नामजद किया गया उम्मीदवार मर जाए तो उस नशिस्त का इलेक्शन रोक दिया जाएगा, और रिटर्निंग अफसर क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करता है ताकि नया इंतखाब जो है वो करवा सके। नेक्स्ट है जी, द डिसीजन ऑफ द कमीशन ऑन एन अपील अगेंस्ट द काउंट ऑफ वोट्स अंडर द सेक्शन 125 इज। वोटों की गिनती के खिलाफ अपील पर कमीशन का फैसला क्या होगा? तो याद रखेंगे कमीशन का जो फैसला होगा वो सेक्शन 125 के मुताबिक वो फाइनल होगा, वो हतमी होगा। इसका अल्फा जो है वो क्या आएगा? आंसर आएगा। याद रखेंगे अगर किसी उम्मीदवार ने गिनती के खिलाफ अपील की और कमीशन ने फैसला सुना दिया तो वो फैसला हतमी होगा और इसके बाद किसी और अदालत में अपील नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेनेट इलेक्शन द पोलिंग स्टेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एज पर सेक्शन 109। द मेंबर्स ऑफ सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन कहां फराहम किए जाते हैं? सेक्शन 109 के मुताबिक याद रखेंगे बीटा इसका आंसर आएगा, ईच प्रोविंशियल असेंबली एंड द नेशनल असेंबली। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा। हर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली, यानी सेनेट के इलेक्शन में वोटर्स में असेंबली जो है मेंबरान होते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में पोलिंग स्टेशन जो है वो क्या किया जाता है? फराहम करता है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, द फॉर्म ऑफ द बैलेट पेपर फॉर अ सेनेट इलेक्शन। The form of the ballot paper for a Senate election is specified by the under section 112 part 5। यानी सेनेट इलेक्शन के बैलेट पेपर का फॉर्म कौन तय करता है? सेक्शन 122 पार्ट 5 के मुताबिक। तो याद रखेंगे कि इसका इंतखाब जो है वो कमीशन करता है। इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा। यानी सेनेट इलेक्शन में जो वोटिंग पेपर इस्तेमाल होते हैं इसकी शक्ल, डिजाइन, फॉर्मेट इलेक्शन कमीशन तय करता है। रिटर्निंग अफसर या प्रेजाइडिंग अफसर जो है उसको यह अख्तियार हासिल नहीं होता। स्टूडेंट्स याद रखेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हम इसमें 2 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आप फोकस करके जो है ध्यान के साथ इसको सुनते रहें और पास करके वीडियो देखते रहें ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो। अंडर सेक्शन 126 द पर्पस ऑफ डिस्पोजिंग of an appeal the commission has the same power as the court under the। के अपील सुनने के लिए कमीशन के पास अदालत के बराबर अख्तियार किस कानून के तहत होता है? तो आप बता दें सेक्शन 126 के मुताबिक। तो याद रखिएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। यानी अपील सुनने के दौरान इलेक्शन कमीशन को वही अख्तियारात हासिल होते हैं जो एक सिविल कोर्ट को होते हैं, जैसे गवाहों को बुलाना, रिकॉर्ड तलब करना, बयान रिकॉर्ड करना। ये अख्तियारात कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो है वो मिलते हैं। स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ए पर्सन मे बी नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट फॉर द सेनेट बाय नॉट मोर देन हाउ मेनी नॉमिनेशंस पेपर एज पर सेक्शन 110 पार्ट 4। यानी कि एक शख्स ज्यादा से ज्यादा जो है कितने कागजात नामजदगी जमा करा सकता है? सेक्शन 110 पार्ट 4 के मुताबिक। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा, यानी 5। बेसिकली
कोई भी उम्मीदवार सेनेट के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 नामजदगी फॉर्म जो है वो जमा करा सकता है, और ये इसलिए होता है ताकि अगर किसी एक में नुक्स हो तो दूसरा काबिल कबूल हो जाए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द सेनेट इलेक्शन is required to give public notice of election dates within how many days of the commission notification। रिटर्निंग ऑफिसर जो है इलेक्शन शेड्यूल का अवामी नोटिस कितना दिन में देगा, तो आप बताएंगे सेक्शन 107 पार्ट 3 के मुताबिक 3 दिन के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास अल्फा आएगा। यानी इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी करे तो रिटर्निंग ऑफिसर पर लाजिम है कि वो 3 दिन के अंदर अवामी तौर पर इलेक्शन की तारीखों का क्या करे, ऐलान करे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, अल्फा आएगा। इफ इलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द सेनेट is declared void, the term of new members selected in their place shall be under the section 129 part 3। अगर तमाम मुंतखब सेनेटर्स का इलेक्शन कालअदम करार दिया जाए तो नए मुंतखब अरकान की जो मुद्दत है वो क्या होगी, सेक्शन 129 पार्ट 3 के मुताबिक। तो याद रखेंगे, तो फिर बाकी जितनी भी रिमेनिंग है वो मुद्दत उनकी हो जाएगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा, द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द मेंबर्स whose election was void। स्टूडेंट्स, बेसिकली नए मुंतखब होने वाले सेनेटर्स को मुकम्मल 6 साल नहीं मिलते, बल्कि वो सिर्फ उतनी मुद्दत के लिए होंगे जितनी मुद्दत जो है वो पिछले सेनेटर्स की क्या रहती है, रिमेनिंग रहती है, बाकी रहती है। तो वहीं तक ही उनको क्या कर दिया जाएगा, महदूद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी, द पोल कैन बी स्टॉप बाय द रिटर्निंग ऑफिसर अंडर द सेक्शन 121 इफ इट इज इंटरप्टेड or obstructed for the reason beyond his control, the fresh poll is then appointed by। अगर तमाम मुंतखब सेनेटर्स का इलेक्शन कालअदम करार दिया जाए तो नए मुंतखब अरकान जो हैं उनकी मुद्दत क्या होगी, सेक्शन 129 पार्ट 3 के मुताबिक। तो हमने कवर कर लिया। अब यहां पर हमें बताया जा रहा है अगर पोलिंग रोक दी जाए तो दोबारा पोलिंग जो है की तारीख कौन मुकर्रर करेगा, सेक्शन 121 के मुताबिक। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, वो रिटर्निंग ऑफिसर कमीशन की इजाजत से मुकर्रर करेगा। अल्फा इसका आंसर आएगा, यानी रिटर्निंग ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। बेसिकली अगर किसी नागुज़ीर वजह से वोटिंग रोक दी जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग खत्म कर सकता है, मगर नई तारीख कमीशन की इजाजत से ही क्या की जाएगी, मुकर्रर की जाएगी। नेक्स्ट है जी, द लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स आफ्टर द security is published by the commission on its website under। नामजद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है इलेक्शन कमीशन कहां शाये करता है, सेक्शन 114 ये हमें बताता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 4 लिया आएगा। सिक्योरिटी यानी कि जांच पड़ताल के बाद जो उम्मीदवार दुरुस्त तौर पर मंजूर हो जाते हैं उनकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर शाये करता है, और यह अमल शफाफियत के लिए लाजमी है। और सेक्शन 114 पार्ट 3 में जो है ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द वोटिंग प्रोसीजर इन अ सेनेट इलेक्शन एज पर सेक्शन 122 पार्ट 4 रिक्वायर अ वोटर टू कास्ट देयर वोट। सेनेट इलेक्शन में वोट डालने का तरीकाकार क्या है, सेक्शन 122 पार्ट 4 के मुताबिक। याद रखेंगे, इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। चार्ली इसका जो है वो आंसर आएगा कि मुकर्ररा तरीका जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो निजाम है, ये आंसर इसका आएगा। सेनेट के इंतखाब में वोटिंग एसटीवी सिस्टम के तहत होती है, जिसमें वोटर उम्मीदवारों को तरजीही नंबर देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तरजीही वगैरह जो है लिखता है। और ये खुफिया वोटिंग होती है, ना हाथ उठाकर और ना ही नाम बुलंद करके आवाज देकर जो है वो की जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 4 लिया आएगा। नेक्स्ट है जी, द सम डिपॉजिटेड बाय द सेनेट कैंडिडेट इज अंडर द सेक्शन 111 पार्ट 3। सेनेट इलेक्शन के लिए जमा करवाई जाने वाली रकम का क्या हुक्म है, सेक्शन 111 पार्ट 3 के मुताबिक। तो ये जो रकम होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी, मीन ये वापस नहीं की जाएगी। सेनेट के उम्मीदवार की जमा करदा रकम किसी भी सूरत में वापस नहीं की जाती, चाहे उम्मीदवार इलेक्शन हारे
या दस्तबरदार हो जाए, ये दीगर इंतखाब से मुख्तलिफ है, जहां कुछ सूरतों में रकम जो है वो क्या कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। नेक्स्ट है जी, एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इन द सेनेट इज कॉल्ड बाय द कमीशन थ्रू अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एज पर। अगर सेनेट में कोई नशिस्त खाली हो जाए तो नया इलेक्शन कैसे मुनक्किद होता है, सेक्शन 127 याद रखेंगे, इसके तहत जो है ये मुंतखब होगा। चार्ली इसका आंसर। अगर किसी वजह से सेनेट की नशिस्त खाली हो जाए, मसलन वफात, इस्तीफा या नाअहली हो, तो इलेक्शन कमीशन सरकारी गजेट में नोटिफिकेशन जारी करके नया इलेक्शन जो है वो करवा सकता है, और ये अख्तियार उसे सिर्फ सेक्शन 127 में जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 132 पार्ट 3, what is the maximum allowable election expense for a candidate for a seat in a national assembly? कि कौमी असेंबली के उम्मीदवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा इंतखाबी अखराजात की हद क्या है, सेक्शन 132 पार्ट 3 के मुताबिक। तो याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा हद जो है वो बेसिकली 1 करोड़ रखी गई है, मतलब 10 मिलियन रुपीस, 1 करोड़ या 10 मिलियन रुपीस। 2023 की तरमीम के बाद अखराजात की हद जो है वो कितना मुकर्रर की गई है, कौमी असेंबली के लिए 1 करोड़ रुपए और सूबाई असेंबली के लिए 40 लाख रुपए और सेनेट के लिए 15 लाख रुपए। कोई उम्मीदवार इस मुकर्रर हद से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। स्टूडेंट ये नोट कर लीजिएगा कि इलेक्शन के अखराजात जो हैं वो कौमी असेंबली के लिए 1 लाख रुपए इंतखाबी अखराजात रखे गए, सूबाई असेंबली के लिए 40 लाख रुपए और सेनेट के लिए 15 लाख रुपए जो हैं वो रखे गए। नेक्स्ट है जी, under the section 133 part 1, by when must a candidate open an exclusive bank account for the election expenses? इलेक्शन अखराजात के लिए अलहदा बैंक अकाउंट कब खुलवाना जो है वो लाजिम है, सेक्शन 133 पार्ट 1 के मुताबिक। तो याद रखिएगा, बिफोर द डेट फिक्स्ड बाय द सिक्योरिटी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर। बीटा इसका आंसर आएगा, कागजात की जांच पड़ताल के से पहले जो है वो ये काम कराना लाजमी है। हर उम्मीदवार को लाजिम है कि वो इंतखाबी अखराजात जो हैं के लिए अलग बैंक अकाउंट खोले, और ये अकाउंट सिक्योरिटी से पहले खुलवाना जो है, जांच पड़ताल से पहले खुलवाना जो है जरूरी है, ताकि अखराजात की जो शफाफ निगरानी है उसको क्या किया जाए, उसको यकीनी बनाया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एज पर सेक्शन 132 पार्ट 1, द पीरियड फॉर विच इलेक्शन एक्सपेंसेस are accounted for starts from the date of filing nomination paper and continue until। इलेक्शन अखराजात की मुद्दत कब से कब तक शुमार होगी, सेक्शन 132 पार्ट 1 के मुताबिक। तो याद रखेंगे, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर आएगा, द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट अंडर द सेक्शन 95। यानी कि इलेक्शन अखराजात की मुद्दत कब से कब तक शुमार होगी, तो याद रखेंगे हतमी नतीजा जारी होने तक, यानी सेक्शन 95 के तहत। अखराजात का हिसाब जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, एक कागजात जमा कराने के दिन से शुरू होगा और सेक्शन 95 के तहत हतमी नतीजा जारी होने तक जो है वो जारी रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 पार्ट 1, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट अदर देन द रिटर्न्ड कैंडिडेट सबमिट देयर रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस। हारने वाले उम्मीदवार अखराजात की तफसील कब तक जमा कराएंगे, सेक्शन 134 पार्ट 1 के मुताबिक 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्न्ड कैंडिडेट। मुंतखब उम्मीदवार के नाम की इशाअत के 30 दिन के अंदर। जो उम्मीदवार जीत नहीं सके उन्हें लाजमी है कि वो 30 दिन में अखराजात की रिपोर्ट क्या करेंगे, कमीशन को जो है वो सबमिट करेंगे। इफ कमीशन फेल टू फाइनलाइज द सिक्योरिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ इलेक्शन expense within 90 days, what consequence under the section 136 part 2? बेसिकली यहां यह बताया गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है 90 दिन में जांच मुकम्मल ना कर सके तो क्या होगा, सेक्शन 136 पार्ट 2 के मुताबिक। तो जो रिपोर्ट दुरुस्त तस्वुर की जाएगी, इसलिए याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर बीटा आएगा, द रिटर्न इज डीम्ड टू बी सिंक्रोनाइज्ड एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट। यानी अगर कमीशन 90 दिन के अंदर अखराजात की जांच पड़ताल मुकम्मल ना करे तो वह कानूनन वो रिपोर्ट क्या की जाएगी, दुरुस्त तस्लीम की जाएगी और उसे मंजूर शुदा जो है वो समझा जाएगा। नेक्स्ट है जी,
under the section 136 part 1 every member of the assembly and senate must submit their annual statement of assets and liabilities to the commission on or before। अरकान असेंबली और सेनेटर हर साल अपने असासे कब जमा कराएंगे? तो याद रखेंगे सेक्शन 137 पार्ट 1 के मुताबिक हर साल 31 दिसंबर तक जो है ये अपने असासे जमा कराएंगे। बीटा इसका आंसर आएगा। हर रुकन को लाजिम है कि वो हर साल अपने असासों और वाजिबात कर्ज की तफसील जो 30 जून की सूरत हाल पर मबनी हो वो 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन में क्या करवाएंगे? स्टूडेंट्स याद करेंगे, जमा करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास What action does the commission take under the section 137 part 3 if members fail to submit the statement of assets and liabilities by the 15th January? अगर 15 जनवरी तक असासे जमा ना हो तो क्या होगा? सेक्शन 137 पार्ट 3 के मुताबिक उनकी जो रुकनीयत होगी वो मुअत्तल कर दी जाएगी। चार्ली इसका आंसर आएगा। इट सस्पेंड्स द मेंबरशिप ऑफ द मेंबर्स। तो मेंबर्स की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर चार्ली आएगा। अगर कोई रुकन 15 जनवरी तक तफसील जमा ना कराए तो उसकी रुकनीयत मुअत्तल हो जाएगी और वो असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेगा जब तक बयान जमा नहीं करवाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132 पार्ट 2 द इलेक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ कैंडिडेट आर डीम्ड टू बी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय। किसी और के किए गए अखराजात किसकी जिम्मे जो है वो शुमार होंगे? सेक्शन 132 पार्ट 2 के मुताबिक चार्ली इसका आंसर आएगा। कैंडिडेट हिमसेल्फ जो है यानी कि उम्मीदवार के जिम्मे होंगे। अगर कोई और शख्स उम्मीदवार की तरफ से पैसे खर्च करे तो वो कानूनन वो उम्मीदवार ही का खर्च तस्वुर होगा, जिम्मेदारी उम्मीदवार पर ही क्या होगी? आएगी। याद रखेंगे। इसके बाद कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू वोच फॉर एवरी पेमेंट made in respect of election expense through bills and receipts except when the amount is less than। किन अखराजात पर रसीद जरूरी नहीं? तो याद रखेंगे अगर कोई अखराजात जो है वो 1000 रुपए से कम है तो उन पर जो है वो रसीद जरूरी नहीं। बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। मीन अगर कोई खर्च 1000 रुपए से कम है तो उस पर रसीद देना लाजिम नहीं, इससे ज्यादा रकम पर जो है वो रसीद होना जरूरी है। अंडर सेक्शन 113 Part 3 a candidate may open a dedicate a bank account for election expense with the amount not exceeding। उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के लिए अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम डाल सकता है? सेक्शन 133 पार्ट 3 के मुताबिक याद रखेंगे जो सेक्शन 132 में दी गई अखराजात की हद है उतने तक। बीटा इसका आंसर आएगा। द लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 132 यानी स्टूडेंट उम्मीदवार अपने मखसूस बैंक अकाउंट में उतनी ही रकम डाल सकता है जितनी उस नशिस्त के लिए कानून ने अखराजात की एक हद मुकर्रर की है। मसलन कौमी असम्बली के लिए 1 करोड़, इससे ज्यादा रकम रखना जो है वो क्या होगा? गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट है जी, इफ अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट फेल टू सबमिट द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द रिटर्निंग ऑफिसर शेल अंडर द सेक्शन 136 पार्ट 4। अगर उम्मीदवार अखराजात की रिपोर्ट मुकर्ररा वक्त पर जमा ना कराए तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? सेक्शन 136 पार्ट 4 के मुताबिक चार्ली इसका आंसर आएगा कि वजह बताने का नोटिस देगा। इशू अ नोटिस टू द कैंडिडेट टू शो द केस। चार्ली इसका आंसर आएगा। रिटर्निंग ऑफिसर पहले उम्मीदवार को शो काज नोटिस देगा ताकि वो ताखीर की वजह बताए। फौरन सजा जो है वो नहीं दी जाती, पहले वाजे वजाहत का क्या दिया जाता है? मौका जो है वो दिया जाता है, फिर जो है याद रखेंगे स्टूडेंट्स कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर कैंडिडेट सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज which is found to be false in material particular they may be proceeded against for। यानी कि इसमें स्टूडेंट हमें यह बताया गया है कि बेसिकली अगर उम्मीदवार जो है वो क्या करे, अगर उम्मीदवार जो झूठा असासाजात बयान करने वाला जो है उसको आमतौर पर जो है किस बेस पर सेक्शन 137 पार्ट 4 के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा बीटा।
यानी कि करप्ट प्रैक्टिस यानी बदउनवान अमल से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा। अगर कोई उम्मीदवार या रुकन जानबूझकर गलत असासे जाहिर करे तो ये कानूनन बदउनवानी यानी करप्ट प्रैक्टिस शुमार होगा और सख्त सजा जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है जी, द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट आर ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ एज पर सेक्शन 135 पार्ट के उम्मीदवारों के अखराजात की तफसील अवाम कब देख सकते हैं, सेक्शन 135 पार्ट 1 के मुताबिक। याद रखेंगे इसका बीटा आंसर आएगा 1 ईयर में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, बीटा यानी 1 ईयर। अखराजात की रिपोर्ट्स अवाम के लिए 1 साल तक दस्तयाब रहती हैं ताकि शफाफियत को क्या रखा जाए, बरकरार रखा जाए। नेक्स्ट है, अंडर द सेक्शन 133 पार्ट 2 अ कैंडिडेट शैल नॉट मेक एनी ट्रांसैक्शन टुवर्ड द इलेक्शन एक्सपेंस थ्रू। अखराजात के लिए किसी अकाउंट से लेन देन ममनू है। सेक्शन 133 पार्ट 2 के मुताबिक अ बैंक अकाउंट अदर देन वन ओपन आर डेडिकेटेड फॉर द पर्पस। अल्फा इसका आंसर आएगा, यानी मखसूस अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट से। मतलब ये स्टूडेंट के तमाम इलेक्शन के अखराजात एक ही मखसूस अकाउंट से होने चाहिए, किसी और जाति या पार्टी अकाउंट से लेन देन क्या होगा, ममनू होगा। द कमीशन शैल पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट द स्टेटमेंट ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स अंडर। असासाजात के बयानात सरकारी गजेट में किस सेक्शन के तहत शाये होंगे? याद रखेंगे स्टूडेंट, सेक्शन 138 के तहत। डेल्टा इसका आंसर आएगा, यानी इलेक्शन कमीशन अरकान के असासाजात की तफसील सरकारी गजेट में शाये करता है ताकि अवाम को मालूमात जो है वो क्या हो, हासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस फॉर condonation of delay in filing the returned election expense is rejected by the commission shall direct the filing of complaint for committing the offense of। अगर ताखीर किसी माफी की दरखास्त जो है मुस्तरद हो जाए तो जुर्म में मुकदमा बनता है। याद रखिएगा इलीगल प्रैक्टिस का बीटा जो है, गैर कानूनी अमल जो है, अगर कमीशन ताखीर माफ ना करे तो उम्मीदवार पर इलीगल प्रैक्टिस का जो है वो क्या होगा, मुकदमा दर्ज होगा। नेक्स्ट है जी, द ऑडिट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अकाउंट्स विच मस्ट बी सबमिटेड टू द कमीशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय अ। सियासी जमात का ऑडिट कौन करेगा? तो याद रखेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वही ऑडिट करेंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास बीटा आएगा। किसी भी सियासी जमात के माली हिसाबात की तस्दीक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कर सकता है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, for the purpose of election expenses a candidate is now allowed to। उम्मीदवार को अब जो है कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बीटा, यूज एन एग्जिस्टिंग अकाउंट डेडिकेटिंग फॉर इट्स इलेक्शन एक्सपेंसेस। यानी 2023 की तरमीम के बाद नया अकाउंट खोल सकता है उम्मीदवार, या अपना पुराना अकाउंट इलेक्शन के लिए मखसूस कर सकता है, लेकिन इसकी तफसील नामजदगी जो है वो फॉर्म के साथ देना लाजमी होगा। नेक्स्ट है जी, द पेनल्टी फॉर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ अ करप्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू द इलेक्शन एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 174 इज। उम्मीदवार को अब कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो याद रखेंगे बीटा आएगा, यानी कि मौजूदा अकाउंट मखसूस बनाकर, मौजूदा अकाउंट को मखसूस बनाकर जो है ये काम करने की इजाजत है। इसलिए इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा आएगा, वो हमारे पास आएगा बीटा। अच्छा जी, द पेनल्टी ऑफ फाउंड गिल्टी ऑफ एन करप्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू द इलेक्शन एक्सपेंस अंडर द सेक्शन 174 इज। बेसिकली यहां पर हमें बताया गया है कि जो बदउनवानी है, बदउनवानी पर इलेक्शन कानून के तहत सजा क्या है, सेक्शन 174। तो याद रखेंगे 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा, इम्प्रेजनमेंट अप टू 3 इयर्स और अ फाइन ऑफ 1 लाख रुपीस जो है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, अ रिटर्न्ड कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर रिटर्न ऑफ इलेक्शन expense to the commission within how many days from the poll according to the section 98 part 3। यानी मुंतखब उम्मीदवार अखराजात की रिपोर्ट कब जमा करवाएगा? सेक्शन 98
पार्ट 3 के मुताबिक याद रखेंगे 10 दिन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर अल्फा आएगा। यानी जो उम्मीदवार जीत जाएगा वो लाजमन 10 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराएगा, वरना उसका नतीजा नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने मॉक टेस्ट 5 को कंप्लीट डिस्कस किया। टाइम कम होने की वजह से 2 वीडियोस नहीं बना पाए, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को जो है वो मुकम्मल एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये हमारा टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर राब्ता करके आप टेस्ट जो है वो मंगवा सकते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इसको लाइक करना जो है वो ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।